हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष राजपूत आपका अपने एजुकेशन चैनल उत्कर्ष एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग समझेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है सरल आवर्त गति। ये फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी बेसिक कुछ बारीकियों को हम बहुत अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, जिससे कि पैट में आने वाले क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। तो आइए समझते हैं सरल आवर्त गति के बारे में। उससे पहले हम समझेंगे आवर्त गति क्या होती है। अगर हम आवर्त गति को देखें, जैसे कोई बिंदु है, इस बिंदु से कोई व्यक्ति इस दीवार तक जा रहा है और 1 मिनट में इस बिंदु पे वापस आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर बिंदु तक आ रहा है और फिर वापस जा रहा है। वो क्या कर रहा है, इस रास्ते पे बार बार गति कर रहा है। इस रास्ते पे हर मिनट में, हर 1 मिनट में वो लगातार गतियां कर रहा है इस रास्ते पे, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो गति है, इस गति को हम कहते हैं आवर्त गति। इस आवर्त गति की खास बात ये होती है, जो इसमें गति का टाइम होता है, एक निश्चित पथ पे जो गति करने का समय होता है वो निश्चित होता है। जैसे ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 मिनट का समय ले रहा है, तो हर बार आएगा जाएगा तो 1 मिनट का ही समय इसे लगना चाहिए। अगर 1 मिनट से, मान लीजिए पहली बार गया तो 1 मिनट लगा, अगली बार गया तो 2 मिनट लगा, फिर अगली बार कोई और टाइम लग रहा है, तो वो एक सरल आवर्त गति की तो हम बात ही नहीं अभी कर रहे हैं। आवर्त गति, वो एक आवर्त गति नहीं होगी। ठीक है, अगर ये टाइम निश्चित रहता है, 1 बार जाए, 2 बार जाए, 3 बार जाए, हर समय में ये 1 मिनट का ही टाइम ले, तो हम इसे बोलेंगे आवर्त गति। यही हमारी डेफिनेशन कह रही है, एक निश्चित पथ पर। ठीक है, जो वो रास्ता जिस पे चल रहा है वो निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से गए थे, पहली बार यहाँ पे गए, फिर दूसरी बार यहाँ से शुरू कर दिया, फिर यहाँ से भाग के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो डिस्टेंस होनी चाहिए और जो रास्ता होना चाहिए वो एकदम निश्चित होना चाहिए। उसके बाद निश्चित समय अंतराल, और जो समय होना चाहिए वो भी निश्चित होना चाहिए। तो रास्ता भी निश्चित होना चाहिए और लगने वाला उस रास्ते पे समय है वो भी निश्चित होना चाहिए। तो बार बार इस गति को जब हम दोहराते हैं, तो इस गति को हम कहते हैं आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त गति का ही एक कह सकते हैं कि एक स्पेशल कैटेगरी है, तो उसे भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। आवर्तकाल क्या होता है कि निश्चित पथ, जो हमारा निश्चित पथ है, उस निश्चित पथ पर जो एक निश्चित टाइम लग रहा है, जो निश्चित समय लग रहा है, इसी समय को हम क्या कह रहे हैं, आवर्तकाल कह रहे हैं। जैसे कि ये A और ये B 2 बिंदु हैं। कोई व्यक्ति A से B तक जाता है और फिर B से A तक आता है। ठीक है, तो उसने किया क्या, देखो, एक जो रास्ता था, जिस जगह से उसने शुरू किया था उस जगह पे वो वापस आ गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अपना दूसरा दोलन करेगा। ठीक है, और फिर यहाँ से शुरू करेगा, फिर B तक जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये रिपीटिशन हो रहे हैं। ठीक है, अब वो अपने रास्ते को बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से एक निश्चित रास्ते में जो ये समय लग रहा है एक दोलन करने में, ये जो समय है, एक दोलन में जो समय लग रहा है, इस समय को हम बोलते हैं आवर्तकाल, मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, इसे पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, PM, और इसे टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, इसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये होता है आवर्तकाल। अब हम बात करते हैं आवृत्ति के बारे में। तो आवृत्ति को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n बराबर 1/t। ये जो t होता है, ये होता है हमारा आवर्तकाल। अब ये क्या कह रहा है कि
आवर्तकाल 1 सेकंड में कितनी बार ये कितने दोलन कर रहा है, इसे हम आवर्तकाल कहते हैं। जैसे सपोज ये इसका आवर्तकाल, कोई मान लो कोई है पार्टिकल और वो इस तरह से मोशन कर रहा है और इसका आवर्तकाल 0.2 सेकंड है, मतलब वो यहाँ से जाता है और यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ वापस आ जाता है, इसमें लगने वाला जो समय है 0.2 सेकंड है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो n बराबर 1/0.5 0.2, ठीक है, ये 0.2 सेकंड हमने लिया है और ये यहाँ से 0, ये 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 5। अब ये 5 फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही है कि ये 1 सेकंड में दोलनों की संख्या बता रही है। मतलब ये 1 सेकंड में कितनी बार अपने रास्ते पे आ जा सकती है, कितनी बार अपने रास्ते को रिपीट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 1 सेकंड में 5 बार ये गति करेगी, अपने रास्ते को रिपीट करेगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि n की वैल्यू 1 से कम आए? बिल्कुल हो सकता है। अगर सपोज यहाँ पे जो समय लगता, ये मान लो 2 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर 1/2 यानी कि 0.5, ये कितनी निकली फ्रीक्वेंसी 0.5, मतलब 1 सेकंड में वो अपने आधे रास्ते को ही कवर करता। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी जो गतिज वस्तु है वो अपने रास्ते को कितनी बार रिपीट कर रही है या कितना कवर अप कर रही है 1 सेकंड में, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। इसके बाद अब हम समझते हैं, इसके बाद हम समझेंगे SHM को, ठीक है। एक आवर्त गति ही है, आवर्त गति है, लेकिन ये एक स्पेशल रूप कब होता है? ये स्पेशल रूप इसलिए होता है कि अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी कोई माध्य स्थिति से एक निश्चित दूरी तक जाता है और फिर इस निश्चित दूरी से वापस आता है और फिर वो जितनी दूरी इधर गया उतनी ही दूरी वो इधर जाता है और फिर यहाँ से वापस आता है। ये क्या है? ये एक सरल आवर्त गति है। सरल आवर्त गति की खास बात क्या होती है कि इसमें क्या होता है, एक माध्य स्थिति होती है। क्या होती है? माध्य स्थिति होती है और 2 अधिकतम बिंदु होते हैं। दो अधिकतम बिंदु होते हैं, एक माध्य स्थिति से लेफ्ट और एक माध्य स्थिति से राइट साइड, ठीक है। तो दोनों जो माध्य स्थिति होती है उसके दोनों तरफ जो वो दूरी कवर करता है वो बराबर होती है। अब इसका अगर हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं सरल लोलक को ले लें, ठीक है। सरल लोलक को ले लें और सरल लोलक ये क्या है? ये सरल लोलक की माध्य स्थिति है। जब ये लोलक गति करता है, अगर हम क्या करें, इस लोलक को यहाँ से ले जाकर, इस पेंडुलम को यहाँ से ले जाकर छोड़ दें, तो ये करेगा क्या? ये पहले यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाने के बाद फिर ये जितनी दूरी यहाँ पे कवर अप की है उतनी ही दूर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ से क्या करेगा, ये इसका अधिकतम बिंदु हो गया और ये फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर अपनी माध्य स्थिति पे आएगा और फिर यहाँ तक जाएगा। अगर हम इसकी स्थिति को देखें, हो क्या रहा होगा, जब ये मान लीजिए कहीं बीच में होगा, कहीं अपनी बीच की स्थिति में जब रहा होगा, तो इसकी गति को क्या कर रहा होगा, ये गति कम हो रही होगी। जब यहाँ से ये इस साइड को जा रहा है तो इसकी गति क्या हो रही है, कम हो रही है और यहाँ पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हुई जा रही है और यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 0 हुई जा रही है। लेकिन मध्य स्थिति में इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आया होगा T, और इस टेंशन का एक कंपोनेंट होगा जो कि इसको क्या कर रहा होगा, रिवर्स पुल कर रहा होगा, मतलब वापस खींच रहा होगा।
और ये जो वापस खींचने वाला जो टी का कंपोनेंट टी डैश आया है, ये इसे एक त्वरण देता है जो कि इसकी माध्य स्थिति के तरफ होता है। मतलब माध्य स्थिति, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माध्य स्थिति की डायरेक्शन की तरफ होती है, जो क्या करता है, इसकी वेलोसिटी को अधिकतम से न्यूनतम कर देता है और ये 0 कर देता है। और फिर जब ये रिवर्स आता है तो ये क्या करता है, फिर से इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और वेलोसिटी को इंक्रीज करते करते यहाँ तक लाते हुए फिर मैक्सिमम कर देता है। फिर ये इधर जाता है और फिर इसकी वेलोसिटी 0 होती है और फिर ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज वापस रिवर्स करता है और यहाँ पे आने का फिर मैक्सिमम होता है और ये क्या करता है, इस तरीके से ये गति करता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा सरल लोलक होता है। अगर हम सरल लोलक के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g। जब हम ये टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। मतलब अजम्पशंस का मतलब है, मान लेते हैं कि ये जो रस्सी है, ये रस्सी की लंबाई नहीं बदलेगी। जब हमारा लोलक गति कर रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि भाई रस्सी ऐसी है कि यहाँ पे थी तो ठीक थी, बढ़ती गई लंबाई बढ़ के इतनी हो गई, फिर ये कम ज़्यादा हो रही है, स्ट्रिंग ऊपर नीचे भी मूव कर रही। मतलब कहने का ये है कि ये जो बॉल लटका हुआ है ये ऊपर नीचे मूव नहीं करना चाहिए। ये स्ट्रिंग एकदम फिक्स है और इसकी लंबाई भी एकदम फिक्स है, इसकी लेंथ इस मोशन में चेंज नहीं हो रही, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। और जब हमने इस कैलकुलेशन को किया है तो हमने ये t का फॉर्मूला निकाला है। ठीक है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g। अगर हमें इसका आवर्तकाल मालूम है, तो क्या हम इसकी आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं? भाई अगर हमें इसका आवर्तकाल मालूम है और कोई हमसे पूछ देता है कि भाई बताओ आवृत्ति क्या है, अक्सर लोग ध्यान तो देते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है भाई आवर्तकाल जब पता है तो आवृत्ति हम कैसे कैलकुलेट कर लें। तो हमें पता है, हमें बिल्कुल पता है n बराबर हमारा 1/t होता है। और जब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो जब ये t की वैल्यू रखेंगे तो ये 1/2 पाई हो जाएगा और अंडर रूट g/L हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर यहीं पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहें कि सपोज अगर हम ये जो पेंडुलम की लेंथ थी, जब ये L थी तो इस पे जो टाइम पीरियड लग रहा था ये 4 सेकेंड का लग रहा था। मतलब जब ये लेंथ L थी तो इसका आवर्तकाल जो था ये कोई 4 सेकेंड था। वो कह रहा है कि अगर हम इस रस्सी की लंबाई को 4 गुना कर दें, अगर हम इस रस्सी की लंबाई को 4 गुना कर दें तो ये समय जो इसका आवर्तकाल है ये कितना हो जाएगा और इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम ये जानना चाहें तो हमें पता है t बराबर जब ये 2 पाई अंडर रूट L/g जब ये था तो ये था 4 सेकेंड के बराबर। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं एक टाइम पीरियड t डैश जिसकी लंबाई कितनी हो गई है, 4 गुना कर दी गई है 4L/g। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट से जब 4 बाहर आएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 पाई अंडर रूट L/g। जब ये 2 पाई अंडर रूट L/g आ जाएगा तो इसकी वैल्यू तो हमें यहाँ से पता है, ये हमने निकाल रखी है। 4 सेकेंड के बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g की वैल्यू कितनी है, 4 सेकेंड के बराबर। तो जब हम इसे रखेंगे 2 × 4 तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर हम लंबाई को 4 गुना कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना बढ़ जाता है, 2 गुना टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर लंबाई को हम बढ़ाएंगे, क्यों, लंबाई को बढ़ाने पे टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। ऐसा क्यों है, बिकॉज t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। जो ये समय ये हमारा जो आवर्तकाल आ रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L। ठीक है, यहाँ पे हमारे दिमाग में एक बहुत ही केमिकल लोचा टाइप का फंसता है कि यार ये g की वैल्यू क्या कर रही है, ये g की वैल्यू का क्या हिसाब है, g की वैल्यू क्या कांस्टेंट है।
या चेंज होती है। तो मैंने गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जी की वैल्यू जो अर्थ है हमारी, जो अर्थ की सरफेस है, इस पे हम जी की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आती है। ठीक है, जी हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण का मान होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कब होता है, जब हमारा सरफेस पे होते हैं। तो अगर हम सरफेस से ऊपर या सरफेस से नीचे जाते हैं तो हमारी जी की वैल्यू भी चेंज होती है। अगर जी की वैल्यू चेंज होती है यानी कि हम क्या करें, अगर अपने इस पेंडुलम को, अपने इस सेटअप को अगर हम ऊपर नीचे ले जाएं, अगर हम इस पेंडुलम को मान लो कहीं और लेकर के चले जाएं, जैसे पहाड़ों पे लेके चले जाएं या भाई अर्थ की गहराई पे लेके चले जाएं, तो क्या होगा, इसका आवर्तकाल बदल जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा, बदल जाएगा। कब, ऊंचाई के साथ, ऊंचाई या गहराई के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यहां पे हम देखें आवर्तकाल बदल जाएगा ऊंचाई और गहराई के साथ। ठीक है, अगर हम इस पेंडुलम को क्या करें, पृथ्वी से कहां शिफ्ट कर दें, चंद्रमा पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस पेंडुलम को पृथ्वी से चंद्रमा पे शिफ्ट कर दें तो पृथ्वी पे जो जी का मान होता है ये जी चंद्रमा पे g/6 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम जानते हैं कि पृथ्वी पे चलना आसान है तो चंद्रमा पे कूदना आसान है। तो यहाँ पे जो ये g/6 है, अगर इसको हम इसमें रखें t बराबर 2π√L/g। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास √6 × 2π√L/g, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड होगा ये √6 से जो चंद्रमा पे होगा, मून पे, ठीक है, और ये अर्थ पे, तो ये मून का जो टाइम होगा ये √6 टाइम होगा टाइम ऑफ अर्थ के। बात समझ में आ रही? यानी कि हमारा जो आवर्तकाल होगा वो चंद्रमा पे जाने पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये कुछ फैक्चुअल डेटा है। कभी कभी क्या होता है, वो पेंडुलम के इन सवालों में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का कंपैरिजन आपसे करवा लेता है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि गतिज ऊर्जा कहाँ पे ज़्यादा होती है और स्थितिज ऊर्जा कहाँ पे ज़्यादा होती है। सपोज ये एक पेंडुलम है, ये इसकी माध्य स्थिति है और ये इसकी अधिकतम स्थिति है, ये अधिकतम इतना, इस तरह से ये गति कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है लेकिन एक्सेलरेशन मिनिमम होता है। मतलब गति तो सबसे ज़्यादा होती है लेकिन त्वरण सबसे कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, जो कि होता है 12 mv², तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अधिकतम होगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी के अलावा स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है, तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये किसके बराबर होती है, mgh के, और ये यहाँ पे क्या होगी, न्यूनतम होगी, यानी कि 0 के बराबर होगी। ठीक है, न्यूनतम लिख देते हैं, न्यूनतम होगी। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे बात करें इस स्थिति की, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है और यहाँ पे आके हमारा पेंडुलम क्या होता है, रुक जाता है और फिर ये वापस मोशन करता है। तो यहाँ पे जो त्वरण होता है ये मैक्सिमम होता है और गतिज ऊर्जा जो होती है ये यहाँ पे न्यूनतम होती है। स्थितिज ऊर्जा की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो ये मैक्सिमम होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम है। ठीक है,
सरल आवर्त गति आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम समझेंगे तरंग को। दोस्तों अब हम समझेंगे तरंगों के बारे में। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें। इन्हें हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं और इसे नॉन मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। यांत्रिक तरंगों की खास बात होती है कि ये ठोस, द्रव और गैसों में प्रवाह हो जाते हैं। किनमें? ठोस, द्रव और गैस में संचरण कर लेती हैं, ठीक है, चल लेती हैं। ये जो तरंगें होती हैं अयांत्रिक तरंगें, इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इन्हें। ये जो होती हैं इनमें मुख्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये जो तरंगें होती हैं ये अयांत्रिक तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम जानते हैं, एक्सरे जो हम कराते हैं, एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, बीटा, अल्फा, ये कण हो गए, हमारे जो विजिबल रेंज में आता है दृश्य तरंगें होती हैं, ठीक है, और जो हमारी रेडियो तरंगें होती हैं, तो वो जो सारी की सारी ये जो तरंगें होती हैं ये अयांत्रिक तरंगें होती हैं। इनको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं यांत्रिक तरंगें, जो कि बहुत ही मुख्य है हमारे लिए। ये दो तरह की तरंगें होती हैं। पहला होता है अनुदैर्घ्य तरंगें और अनुप्रस्थ तरंगें। अगर अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करें तो ये वो तरंगें होती हैं जिनमें तरंग की गति और माध्यम के कणों की गति। तो अनुदैर्घ्य तरंगें कौन सी होती हैं? ऐसी तरंगें जिनके माध्यम के कणों की गति और तरंग की गति एक ही दिशा में होती हैं, वो तरंगें होती हैं हमारी ध्वनि तरंगें, ठीक है। अगर हम ध्वनि तरंगों की बात करें तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो इस तरह से मूव करती हैं। वायु में वो कंप्रेशन और रियरफैक्शन दो चीजें बनाती हैं, ठीक है, जिसे सरंग और गर्त बोलते हैं। तो वो क्या करती हैं, पहले वो एयर को कंप्रेस करती हैं और कंप्रेस करने के बाद फिर उसको दूर दूर फैलाती हैं, और फिर थोड़ी देर में एयर को क्या करती हैं, फिर से कंप्रेस करती हैं और फिर से दूर फैलाती हैं, ठीक है। इस तरह से वो जिस दिशा में तरंग जा रही होती है उसी दिशा में इनके कणों की गति भी होती है। इनके जो कण होते हैं वो इस तरह से मूव करते रहते हैं। तरंग की खास बात ये होती है कि तरंग का जो माध्यम होता है वो कहीं नहीं जाता, और उसके बाद भी जो एनर्जी होती है वो एक छोर से दूसरे छोर पे चली जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे हम कोई चीज़ बोलते हैं, हम मुंह से कोई बात अगर बोलते हैं तो वो दूसरे तक पहुंचती है। दूसरे तक पहुंचने में ऐसा नहीं है कि मीडियम यहाँ का उठ करके वहाँ गया, माध्यम नहीं गया कहीं भी, जो एयर थी वो वहीं की वहीं है। बस क्या हुआ, हमारे और उसके बीच में कुछ एयर में जो उसके कण थे वो कुछ मोशन करते हैं। जैसे जब हम मुंह से बोलते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, एयर को दबाते हैं, और जब एयर को हम दबाते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद एयर क्या करती है, एक्सपेंड करती है, और जब वो एक्सपेंड करती है तो वो पास के कण को अपनी गति, अपनी जो एनर्जी होती है वो दे देती है। उसके बाद क्या होता है, वो जो गति जब उसे मिलती है तो वो अपने मीडियम को कंप्रेस करता है, फिर वो पास वाले को दे देता है, और फिर वो एक्सपेंड करता है, फिर वो एक्सपेंड और दबता है, और फिर मतलब सुरंग और गर्त बनते हैं। कहने का मतलब पहले खुद को पास पास लाएगा, फिर दूर दूर करेगा, फिर पास पास लाएगा, फिर दूर दूर करेगा, फिर पास पास लाएगा। इस तरह से क्या होगा, एक कण एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जाता है, और ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता रहता है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता रहता है बिना किसी कण की गति के। ये तरंग का एक बहुत बड़ा नेचर है, ठीक है। तो हम ध्वनि तरंगों के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। उससे पहले हम समझ लेते हैं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। अनुप्रस्थ तरंगों की खास बात क्या होती है, इस तरह की तरंगों में
जिस तरफ तरंग गति कर रही होती है, कणों की गति उससे जस्ट उल्टी होती है। माध्यम के कणों की गति अगर हम इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल लेना चाहें जिसे समझना भी बहुत ही आसान है, अगर हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब हम एक रस्सी को इस तरह से एक छोर से यहाँ से इस तरह से हम गति कराते हैं तो वो इस तरह से मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि रस्सी जो कि अपनी इनिशियल इस तरह की स्टेज में थी, वो उसके कण क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं। ये जो सबसे ऊपर है ये थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये नीचे आना स्टार्ट होगा। जैसे मान लो ये आगे बढ़ेगा तो इसकी स्थिति कुछ इस तरह से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो होगा क्या, ये वाला जो कण था वो यहां आ जाएगा और ये वाला जो कण था वो भी नीचे पहुंच जाएगा। ये वाला कण जब इस तरह से जाएगा तो ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो ये यहां पहुंचेगा, और ये नीचे की तरफ गति करेगा, ये यहां पहुंच जाएगा। तो यानी कि हम कह क्या रहे हैं, इसके कण की अगर हम गति को देखें तो इसके नीचे इस तरह से गति कर रहे हैं, लेकिन जो ऊर्जा का प्रवाह है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर आप रस्सी को यहां पे खींचें तो इसका प्रवाह यहां अपने आप दूसरे छोर पे हमें दिखाई देता है। यानी कि ऊर्जा की जो बहने की डायरेक्शन है, ऊर्जा की जो दिशा है, तरंग की जो दिशा है वो इस दिशा में हो रही है। यानी कि ऊर्जा का मोशन तो इस तरह का है, लेकिन कणों का मोशन जस्ट उसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी मोशन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। यहां पे अगर हम अनुप्रस्थ तरंग को देखें तो जैसे इसको यहां से लेकर के दोबारा यहां तक ले जाएं, मतलब हाईएस्ट पॉइंट को दूसरे उसी सेम पोजीशन पे लाने के बाद जो ये दूरी बनती है, इस दूरी को हम लैम्डा बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हाईएस्ट पॉइंट को, अगर आप यहां से मिनिमम पॉइंट को भी लेंगे तो ये जो दूरी होगी ये भी लैम्डा होगी, ठीक है। ये लैम्डा जो होता है ये हमारी कहलाती है तरंग दैर्घ्य। तो अनुप्रस्थ तरंग आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी। आयाम की, ठीक है। तो आयाम क्या होता है, रस्सी जो ये यहां पे माध्य स्थिति में थी, ये अधिकतम जितनी दूरी पे जाती है इसको हम बोलते हैं आयाम, मतलब एम्पलीट्यूड। ये जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इस तरंग को बहने की एक वेलोसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं v बराबर n इंटू लैम्डा। मतलब वेग जो होता है वो तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति। अच्छा, इसको अगर हम अपने बेसिक फॉर्मूले से रिलेट करना चाहें तो क्या होगा, हमने जानते हैं जो चाल होती है ये होती है दूरी बटे समय, और जो आवर्तकाल होता है, अगर तरंग में हम बात करें आवर्तकाल की, तो लैम्डा दूरी तय करने में जितना समय लगता है, लैम्डा दूरी तय करने में जो समय लगता है इसी को हम बोलते हैं आवर्तकाल। अगर हम यहां पे रखें, अगर इसकी हम चाल निकालना चाहें, इसका अगर हम वेग निकालना चाहें तो वेग बराबर क्या रखेंगे, लैम्डा अपॉन टी। हम पढ़ चुके हैं जो आवृत्ति होती है n बराबर ये होती है 1 अपॉन टी। कितनी होती है, 1 अपॉन टी। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी किसके बराबर है, n के बराबर है। तो यहां से जो वेग निकलेगा वो निकलेगा लैम्डा इंटू टी, लैम्डा इंटू एन।
यानी कि वेग बराबर जो होता है वो n इंटू लैम्डा कैसे आता है, ये हमने बेसिक तरीके से भी समझा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ध्वनि तरंगों की। तो हम लोग बात करेंगे ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से जिसकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। हर्ट्ज जो होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। ये क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। ठीक है, तो आवृत्ति के हिसाब से हम इन्हें 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है अवश्रव्य तरंगें। अवश्रव्य तरंगें। दूसरी कैटेगरी जो होती है ये होती है श्रव्य तरंगें। तीसरी कैटेगरी जो आती है ये होती है पराश्रव्य तरंगें। अवश्रव्य तरंगों के बारे में अगर हम बात करें तो जिनकी रेंज 20 हर्ट्ज से लेस देन होती है, मतलब कम होती है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। ठीक है, मतलब 20 हर्ट्ज से कम। तो ऐसी तरंगों को क्या हम क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। अवश्रव्य तरंगों को मनुष्य सुन नहीं पाता है, मनुष्य नहीं सुन सकता इन तरंगों को। इसकी बारे में बात करें, ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ये हम इन्हें सुन सकते हैं। ठीक है, इन्हें सुना जा सकता है। तीसरी तरंगें होती हैं पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं ये 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती हैं। पराश्रव्य तरंगों की बात करें तो पराश्रव्य तरंगें ग्रेटर देन 20,000 होती हैं। ठीक है, इनको क्या होता है? मनुष्य नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, जानवर जो होते हैं ये सभी सुन पाते हैं। ठीक है, अगर हम इन तरंगों की बात करें तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं सबसे तेज जो चलती हैं ये ठोसों में सबसे तेज चलती हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंग हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगों की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है ये किस तरह से मोशन करती हैं। इस तरह से श्रव्य और गर्त बनाती हैं। मतलब ये एयर को क्या करती हैं? पहले कंप्रेस करेंगी, फिर एक्सपेंड करेंगी, फिर कंप्रेस करेंगी, फिर एक्सपेंड करेंगी। तो ये क्या बनाती हैं? ये श्रृंग और गर्त बनाती हैं। ठीक है, इनके लिए श्रृंग और गर्त इस तरह का होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, अनुदैर्घ्य तरंगों की जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद जो होती है द्रव में होती है, और उसके बाद जो होती है ये वायु में होती है। अगर हम वायु में बात करें तो वायु में जो गति होती है ध्वनि की ये 332 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। ठीक है, और अगर हम ध्वनि की बात करें द्रव में तो ये 1483 मीटर पर सेकंड के लगभग होती है। ठोसों में अगर हम बात करना चाहें तो ठोसों में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है और ये करीब 5130 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो ये इसको देखें तो ये करीब इसके 4 गुने से भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से लगभग 4 गुने से ज़्यादा है। और ये इसको अगर यहाँ से बात करें तो ये ठीक है तो 4 गुने के आसपास करीब है।
तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इसीलिए जब हमने देखा हो ट्रेन वगैरह आती है तो रखें तो आपको क्लियरली सुनाई देता है कि हाँ यार ट्रेन आ रही है, जबकि आंखों से उसे देख पाना इतना आसान नहीं होता है। और कानों से पटरी पे अगर हम कान को रख के रेल के बारे में अगर समझना सुनना चाहें कि आ रही है कि नहीं आ रही है तो हमें सुनाई देता है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल है जो कि आप कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि लोहा ध्वनि की गति होगी, ध्वनि की गति का सही क्रम क्या हो सकता है, तो हमें पता है ठोसों में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा, तो लोहा ग्रेटर देन तेल ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये ध्वनि की चाल का कंपैरिजन हो जाएगा कि ध्वनि की चाल किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है। ठीक है, तो ये ध्वनि तरंगों के बारे में छोटा सा लेक्चर था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और पैट के एग्ज़ाम के लिए जो छोटे छोटे बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसी हिसाब से पढ़ाया है ताकि बहुविकल्पी क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।